हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 24। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य संस्तुतियों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमें 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य संस्तुतियों के विषय में देखना है। दोस्तों, ये जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ये थी 1986, जो कि आई थी फिर 1992 में। समिति की नियुक्ति संसद द्वारा मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई थी। नीति का कार्रवाई योजना से संसद द्वारा अगस्त 1986 में अपनाया गया था। विस्तार के अनुकरण किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पैरा 11.5 में नीति के विभिन्न मानदंडों के कार्यान्वयन की प्रत्येक 5 वर्षों में पुनरीक्षण करने की परिकल्पना की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लाई गई थी उसमें प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पुनरीक्षण करने की परिकल्पना की गई थी। केंद्रीय सरकार ने मई 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुनरीक्षण हेतु आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 को प्रस्तुत की। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो भी यहाँ पर आपके 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसी के पुनरीक्षण के लिए ही आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो की थी 26 दिसंबर 1990 को। रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष 9 जनवरी 1991 को रखी गई थी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 8-9 मार्च 1991 की हुई अपनी बैठक में राममूर्ति रिपोर्ट के विचार हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जांच की तथा निर्णय लिया कि सिफारिश पर विचार करने के लिए अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति गठित की जाए। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें और इस जो सलाहकार बोर्ड समिति का गठन हुआ था इसी के आधार पर ही आगे की रणनीति तय हुई। उपयुक्त निर्णय के अनुसरण में 31 जुलाई 1991 को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष ने राममूर्ति समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न मानदंडों के कार्यान्वयन तथा जब से नीति तैयार की गई तब से अन्य संगत विकास पुनरीक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए किए गए परिवर्तन को संबंध में सिफारिश करने के लिए जो भी सिफारिशें थी उनको करने के लिए एक समिति नियुक्त की। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, जो आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी और जो भी उसने सिफारिशें प्रस्तुत की थी उसी सिफारिशों के ध्यान में रखते हुए जो 1991 की केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष राममूर्ति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न मानदंडों के कार्यान्वयन तथा जब से नीति तैयार की गई थी तब से अन्य संगत विषय पुनरीक्षण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के किए गए परिवर्तनों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के अध्यक्ष थे श्री A.N. यहाँ पे देखें, अब हम देखते हैं जो आचार्य राममूर्ति समिति की जो भी सिफारिशें थी उस सिफारिशों के लिए भी जांच के लिए भी एक या निरीक्षण के लिए कह सकते हैं फिर से एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्री N. जनार्दन रेड्डी, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री आंध्र प्रदेश के थे ये। तो जनार्दन रेड्डी समिति 1992 के सुझाव और उस जो आचार्य राममूर्ति की समिति ने जो भी सिफारिशें प्रस्तुत की थी उस सिफारिशों की जांच के लिए ही यहाँ पर हम देखेंगे जो जनार्दन रेड्डी समिति थी वो 1992 में कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। उस समिति के जो भी
सिफारिशें थी उसके संबंध में। तो 1992 के सुझाव के बारे में अब हम देखते हैं। जनार्दन रेड्डी समिति के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 में संशोधित की दृष्टि से जो कर दिए गए वो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1986 में और उस नीति की समीक्षा करने के लिए आचार्य राममूर्ति समिति ने 1990 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी और उस सिफारिशों की पुनर्निरीक्षण के लिए जनार्दन रेड्डी समिति ने 1992 में सुझाव प्रस्तुत किए। तो उसके संशोधन की दृष्टि से जो भी कर दिए गए वो निम्नलिखित हैं। खंड 3 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में यहाँ से हम देखें संशोधन, संपूर्ण भारतवर्ष में +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार करने का संकल्प जोड़ा जाए। तो यहाँ पर हम देखें भारतवर्ष में +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार करने का संकल्प जोड़ा गया। और खंड 4 समानता के लिए शिक्षा संशोधन 1 समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया गया और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण और राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लघु परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ने की बात कही गई। तो दोस्तों यहाँ हम देखिए खंड 3 में क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया गया। और खंड 4 में समानता के लिए शिक्षा में संशोधन 1 समग्र साक्षरता अभियान को अधिक जोर दिया गया। समग्र साक्षरता अभियान, सबके लिए शिक्षित होने का अभियान जो था उस पर जोर दिया गया। और साथ ही नंबर 2 पॉइंट पे हम देखें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण के लिए और राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण और लघु परिवार के लिए नारी समानता को प्रोत्साहन देने के लिए और प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकीकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ने की बात कही गई। तो यहाँ पर मेन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। और नंबर 3 में हम देखें व्यवसाय तथा स्वरोजगार। तो यहाँ पर हम देखेंगे केंद्रित तथा आवश्यकता व रुचि पर आधारित व्यवसाय और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया गया। और नंबर 4 हम देखें तो नंबर 4 में हम देखेंगे नवसाक्षरों के लिए साक्षरता के उपरांत सतत शिक्षा के कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो नंबर 4 पॉइंट क्या कह रहा है कि नवसाक्षर जो नया अभी एक तरह से साक्षरता जिन्होंने प्राप्त की है, शिक्षा जिन्होंने प्राप्त की, तो उनके सतत शिक्षा के कार्यक्रम के उपलब्ध कराए जाए। कहने का तात्पर्य है कि उनकी जो शिक्षा है वो आगे बढ़ती रहे, निरंतर परिवर्तनशील रहे, उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम करवाए जाएं। इस तरह से हमने देखा आपका खंड 4 में क्या क्या बातें थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर खंड 5। खंड 5 में हम देखेंगे विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन संशोधन। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक व्यापक बनाया जाएगा, जहाँ 1986 को नीति में 2 कमरे और 2 अध्यापक की बात कही गई और वहाँ इस संशोधन में ये कहा गया कि विद्यालय में 3 कमरे और 3 अध्यापक की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखें जो 1986 में जो नीति आई थी 2 कमरे और 2 अध्यापक की, वो उसमें अब संशोधन करके 3 कमरे और 3 अध्यापक की व्यवस्था की जाए, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार एक तरह से साक्षरता अभियान के माध्यम से और अधिक तीव्र करना था, एक तरह से और अधिक बढ़ाना था, तो इसके लिए व्यवस्था भी अधिक की गई। और नंबर 2 में हम देखें भविष्य में नियुक्त होने वाले 50% अध्यापक महिलाएं होंगी। तो एक तरह से 50% सीट महिलाओं के लिए रखी गई रिजर्व। और नंबर 3 में हम देखें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत किया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर, अब तक ये प्राथमिक स्तर पर था, अब ये उच्च प्राथमिक स्तर पर विकसित किया जाएगा, विस्तृत किया जाएगा। और नंबर 4 हम देखें किसी तरह से शिक्षा से वंचित कामकाजी बच्चों तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ और विस्तृत किया जाएगा। जो बच्चे किसी कारणवश
या लड़कियां नहीं पढ़ पाएँ उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए और विस्तृत किया जाए। और नंबर 5 पर हम देखें 21वीं सदी में प्रवेश के पहले 15 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की आंदोलन चलाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 21वीं सदी में प्रवेश के पहले 21वीं सदी लगने से पहले की बात वहाँ पे हो रही थी कि जो 15 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के आंदोलन चलाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो 15 वर्ष तक के बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराने के लिए आंदोलन चलाए जाएंगे। और नंबर 6 पर हम देखें माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बच्चों के नामांकन विशेषकर विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक धाराओं पर जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम देखें जो माध्यमिक शिक्षा में प्राप्त कर रही लड़कियां थीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के नामांकन विशेषकर विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक धाराओं पर जोर दिया जाएगा। अब हम नंबर 7 पर देखें तो अधिक से अधिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध सुलभ कराई जाएगी। तो जो विद्यालय हैं उनमें कंप्यूटर की सुविधा सुलभ कराई जाएगी और प्राचीन भाषाओं तथा संस्कृत के शिक्षण तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुक्त शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा और मूल्यांकन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन का निर्माण भी किया जाएगा। तो इस तरह से देखा हमने खंड 5 में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी कि लड़कियों के लिए भी उचित शिक्षा की व्यवस्था और माध्यमिक शिक्षा में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनके लिए भी विशेषकर विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक धाराओं पर जोर दिया जाएगा और साथ ही कंप्यूटर शिक्षा भी सुलभ कराई जाएगी और प्राचीन भाषाओं में संस्कृत शिक्षण के अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जहां पर 2 अध्यापक 2 कमरे थे वहां पर अब 3 अध्यापक 3 कमरों की व्यवस्था की जाएगी और भविष्य में नियुक्त होने वाले 50% अध्यापक महिलाएं होंगी। तो इस तरह से जो खंड 4 हमने देखा, खंड 5 हमने देखा, खंड 5 में जो विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन का संशोधन किया गया वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब हम देखते हैं खंड 6 तकनीकी का प्रबंध संशोधन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा। वह विकेंद्रीकृत ढंग से राज्य सरकारों व उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी संस्थाओं की अधिक सहभागिता करेगी। तो यहाँ पर हम देखें खंड 6 में क्या हुआ, तकनीकी प्रबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा। वह विकेंद्रीकृत ढंग से राज्य सरकारों व उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी संस्थाओं की अधिक सहभागिता करेगी। तो जो भी राज्य सरकार के संस्थाएं हैं और गुणवत्तापूर्ण संस्थाएं जिन्हें कहेंगे उनको सहभागी रखा जाएगा। अब हम देखते हैं खंड 8 में क्या कहा गया, शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीकरण संशोधन। तो यहाँ पर हम देखें यहाँ पे खंड 7 नहीं दिया गया, खंड 9 नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे खंड 8 दिया है शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीकरण के संशोधन में, जिसमें जनसंख्या शिक्षा को जनसंख्या नियंत्रण की राष्ट्रीय व्यूह रचना के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाएगा। उसे सभी स्तरों पर चेतना के विकास के लिए लागू किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है तथा जो भी प्रक्रिया का अभिनवीकरण है उसके अंतर्गत हमने देखा कि जो जनसंख्या शिक्षा को जनसंख्या नियंत्रण की राष्ट्रीय व्यूह रचना के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाएगा। जो जनसंख्या शिक्षा है उसको जनसंख्या नियंत्रण की राष्ट्रीय व्यूह रचना के रूप में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाएगा और इसे सभी स्तरों पर चेतना के विकास के लिए लागू भी किया जाएगा। और नंबर 2 में हम देखें परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देश के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देश के लिए। अब हम देखते हैं खंड 10 में क्या है, शिक्षा का प्रबंध। तो यहाँ पर हम देखें प्राथमिक एक तरह से जो शिक्षा थी, शिक्षा का जो प्रबंध था उसमें क्या संशोधन हुए। तो प्रशासनिक प्राधिकरण की तर्ज पर शैक्षिक प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर की जाएगी।
जो भी प्रशासनिक प्राधिकरण की ही तर्ज पर शैक्षिक प्राधिकरण की स्थापना यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी की जाएगी। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा उसके बाद शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय आय के 6% से अधिक होने को सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा उसके बाद भी शिक्षा पर व्यय जो था वो राष्ट्रीय आय के 6% से अधिक होने को सुनिश्चित किया जाएगा। जो भी राष्ट्रीय आय है उसमें से 6% से भी अधिक शिक्षा पर व्यय होने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।